गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड, चलते हैं हम लोग आज के सेट के इस पहले क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थीं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका सील यानी मोहर जो मिलता था वो किससे बनी हुई थी। ऑप्शन क्या क्या है, पक्की मिट्टी से, अंकित से, फायंस से और सेल खड़ी से। तो आई होप सो आपको इसका आंसर पता होगा। आंसर क्या है, आंसर है आपका सेल खड़ी से बनी होती थी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर मोहरें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थ के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म में जब बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे, 24वें नंबर के तीर्थकर थे। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शंस में क्या क्या है, ऋषभदेव है, पार्श्वनाथ है और मल्लीनाथ है। तो आंसर क्या होगा, आंसर है आपका पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ क्या है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है। ऑप्शंस क्या क्या है, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। और आई होप सो जो कंटिन्यू क्लास को देख रहे हैं उनको ये आंसर पता होना चाहिए। आंसर है सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था। तो आपको पता है नील की खेती से संबंधित बात कर रहा है, तो नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा होगा, चंपारण सत्याग्रह होगा। आपको पता है चंपारण सत्याग्रह हुआ कब, 1917-18 में हुआ है। ठीक है। 1917 में पहली बार जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसमें कि गांधी जी हिस्सा लिए और जिसमें कि आपका गांधी जी को बुलाने वाले कौन थे। बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल, ये याद रखेंगे, गांधी जी को बुलाने वाले थे। साथ ही साथ ये जो चंपारण सत्याग्रह या नील विद्रोह जो था, ये था आपका तिनकठिया प्रणाली था। ठीक है। कभी डिटेल में चलेंगे तो क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित किए गए थे। तो देखिए, जैसे ही ये आता है ना, कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित किए गए थे, इसके लिए आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, इसमें हम लोग पहला ही लाइन पढ़ते हैं कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिलाकर एक जो है गवर्नर जनरल बनाया गया बंगाल का। तो जब ये तीन नाम पढ़ते हैं तो ये तीन नाम ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे होंगे, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास। ये तीन मुख्य जो है प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जहाँ अंग्रेजों का क्या था, सीधा प्रशासन हुआ करता था। क्लियर। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इसकी चर्चा है, जिसमें तीनों को मर्ज करके एक गवर्नर जनरल पोस्ट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। ऑप्शन क्या क्या है, झांसी है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मेरठ है। आंसर क्या होगा, वेरी गुड, आंसर है आपका मेरठ। ठीक है। जो जो इसकी शुरुआत जो हुई थी मंगल पांडे से, तो मंगल पांडे यहीं मेरठ के बैरकपुर जो है वो कंटिजेंट में जो है एक सिपाही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन क्या है, लॉर्ड कैनिंग है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड विलियम बेंटिक है। आंसर क्या होगा, आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय जो है क्रांति में कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट, TS16, रॉबस्पियर और मीराब्यो। आंसर क्या होगा, आंसर है रॉबस्पियर को कहा जाता है। आतंक का राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, इसमें जो है जितना भी व्यवस्था है वो सारा व्यवस्था क्या है, एक सिंगल हैंडेड आदमी में नियंत्रित होगी। वो क्या करेगा, अपने हिसाब से रेगुलेट करेगा, तो इसलिए उसको आतंक का राज्य कहा जाता है। किसको, रॉबस्पियर के शासनकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन था। ऑप्शन क्या क्या है आपका, सन यात सेन, देग जियोपिंग, माओ जेडोंग और झाओ एनलाई। आंसर क्या होगा, कल्चरल रिवॉल्यूशन जो है चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन थे, तो उस समय आपका क्या है, माओ जेडोंग इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया था। मतलब सीधा सीधा जो राष्ट्रीय ध्वज, अच्छा जब राष्ट्रीय ध्वज आया तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का जो जो आर्किटेक्चर है, जो बना डिज़ाइन जिन्होंने तैयार किया, उनका नाम है पिंगली वेंकैया। ठीक है। और इसको किस तिथि को अपनाया गया, आप ऑप्शन पूछ रहा, तो याद रखिएगा आपकी आज़ादी से कुछ दिन पहले ही। तो आज़ादी से कुछ दिन पहले, तो देखिए 49 नहीं होगा, 46 नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 1947 होगा। और ये देखिए 22 जुलाई। ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जो अभी वर्तमान में है।
नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया। मतलब सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड जोड़े गए। तो जब बात जुड़ने का आएगा तो हमेशा मैं कहता हूँ वो है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 है ना 1976 1976 में। कौन सा दो वर्ड जुड़ा है, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देश का ये एक तरह का क्रांति था जिसको फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को देखा गया था और इसको ये एक तरह का नारा में स्लोगन में यूज़ भी हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। तो देखिए जो कौन सा प्राप्त है वो मैं बता दूं, नेपाली को प्राप्त है, संस्कृत को प्राप्त है और उर्दू को प्राप्त है। तो आपसे पूछ रहा कौन सा प्राप्त नहीं है, तो अंग्रेजी को संविधान का जो 8वां अनुसूची है जिसमें कि 22 लैंग्वेज बताया गया है शेड्यूल लैंग्वेज, उसमें से अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट है इंग्लिश नहीं है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया था। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं जोड़ने का। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में ऐड हुआ है, आर्टिकल 51A में ऐड हुआ है। शुरुआत में ये 10 पॉइंट था, बाद में 11वां पॉइंट जुड़ा। तो फंडामेंटल राइट को और क्या स्वर्ण सिंह समिति के जो है सिफारिश पे जुड़ा है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लिया कहाँ गया है, यूएसएसआर से लिया गया है, जो आज के डेट में आप रसिया कह लीजिए, उसमें यूएसएसआर हुआ करता था। अब बात करें कि जुड़ा कब, ये जुड़ा 42वां संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जुड़ा है। और अभी जस्ट बताया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की घटना है, 1976 की घटना है। क्लियर, ये सारी बातें हो गई मौलिक कर्तव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 15, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है। द्विसदनीय विधानमंडल का मतलब राज्य में जो है वो 2 सदन है ना, जैसे हमारा सेंट्रल लेवल पे लोकसभा राज्यसभा होता है वैसे विधानसभा विधान परिषद। तो ऐसे कुल मिला के अभी वर्तमान डेट में टोटल 6 ही राज्य में विधानमंडल है ना, यानी कि 2 सदन है। तो कौन से में नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन में देखिए उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में जो है वो क्या है आपका 2 सदन नहीं है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, विधानमंडल नहीं है, आंसर क्या होगा, तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है। तो याद रखिएगा राज्यसभा में मैक्सिमम कितना हो सकता है, ऑप्शन देख लीजिए 240, 200, 250, 260। आंसर क्या होगा, आंसर होगा 250। राज्यसभा में मैक्सिमम जो सदस्य संख्या वो कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। ठीक है, और जब बात करें राज्यसभा का तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और ये उच्च सदन है। उच्च सदन क्यों है, क्योंकि स्थायी है, सबसे बड़ी बात है ये स्थायी है। अच्छा स्थायी क्यों है, क्योंकि इसके 1/2 सदस्य जो है, मतलब 1/3 सदस्य जो है वो हर 2 साल में 2 ईयर्स में जो होता है वो क्या होता है आपका रिटायर होता जाता है। क्लियर, 1/3 सदस्य हर 2 साल में, तो 6 साल में पूरा एक रोटेशन पूरा हो जाता है। ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए कंटिन्यूअस सभा है। ठीक है, और जब बात करेंगे राज्यसभा के मेंबर के न्यूनतम आयु की तो याद रखिएगा राज्यसभा के मेंबर का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लास्ट सेट में क्या था लोकसभा का, तो 25 वर्ष था, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी। तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी, आपको पता है 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1991 लागू कब हुआ है, लागू हुआ है आपका 24 अप्रैल 1992 से 1992 से। तो कब से संवैधानिक बन गई है, संवैधानिक बन गई आपकी 1992 में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ, यानी कि ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात कर रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है, 2000 है, 1993, 1995 है, 1950 है। आंसर क्या होगा, 1993 को जो है वो आपका क्या है ह्यूमन राइट कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। क्या परिभाषा है, कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति
इनके लिए करती है। ऑप्शन में देखते हैं क्या बोल रहा है आपका। ऑप्शन ए है 25 या अधिक मकानों को वर्ष में 120 दिन से अधिक, सार्वजनिक हैसियत से कितने छोटे तरीके से, ये तो गलत, बी नंबर गलत नज़र आ रहा है मुझे। सी क्या कह रहा है, 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों के लिए एक वर्ष में, ये आंसर आपका सही होगा। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों के लिए वर्ष में कम से कम 30 दिनों के लिए जो है। क्या आपको कह रहा है, सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली का जो डेफिनेशन है वो यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर घुमा देता, आपको पता है कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है। ऑप्शन में क्या है, पृथ्वी, मंगल, प्लूटो, जुपिटर। आंसर क्या होगा, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर ये किसी से क्वेश्चन को अगर उल्टा कर देता कि पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं, तो हम लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, नेपच्यून को भी नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। नेपच्यून का मतलब हो गया वरुण, याद रखिएगा। सबसे लास्ट, प्लूटो से पहले जस्ट कौन सा है, वरुण है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको भी नीला ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही मेल नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ओसाका जापान में एक शहर है, लंकासार ब्रिटेन में है, सेलम जी तमिलनाडु में भारत में है, बर्मिंघम जो है ये आपका जो है ये फ्रांस में नहीं है, ये गलत है। याद रखिएगा, बर्मिंघम भी कहाँ है, ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में एक शहर है बर्मिंघम। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो वायुमंडल की नमी जब सोख ले उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन में निर्जलीकरण, निथारना, शोधन, प्रस्वेदन। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, प्रस्वेदन, जिसको कि हम पर्सपिरेशन कहते हैं। क्लियर, चलें आगे। इससे क्या होता है, वायुमंडल की नमी सोख ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंबई हाई किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई आपको पता होगा, ऑप्शंस में इस्पात है, पेट्रोलियम है, मकबरा है, जूट है। मुंबई हाई बेसिकली क्या है, पेट्रोलियम के लिए फेमस है, पेट्रोलियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो देखिए वर्ल्ड मैप है, इसमें सुएज नहर भूमध्य सागर को कहाँ से जोड़ेगी। ऑप्शंस क्या क्या है, पर्सिया की खाड़ी, कैस्पियन सागर, मृत सागर और लाल सागर। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी को रेड सी से जोड़ता है। चलिए हम लोग आंसर देख लिए, अब हम लोग मैप में देखते हैं कि ये क्या है। देखिए ये है मैप, और इस मैप में सबसे पहले ये जानना कि मेडिटेरियन सी कहाँ है। तो देखिए ये आपका मेडिटेरियन सी है, जिसको भूमध्य सागर बोले। ये आपका प्रशांत महासागर है, मैंने पहले भी बताया है। ये आपका एस आकार का अटलांटिक महासागर है। ये इंडिया के नीचे ये हिंद महासागर है। ये ऊपर है, ये आर्कटिक महासागर हो गया, है ना। तो याद रखिए आपका मेडिटेरियन सी पहले कहाँ है वर्ल्ड मैप में, ये आपका मेडिटेरियन सी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाल सागर का। तो हम लोग को थोड़ा सा मैप जूम करना है। आपको कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी पता होगा कि ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये आपका छोटा छोटा यूरोप है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, और ये आपका क्या है, आपका अंटार्कटिका है। क्लियर। अब हम बात कर लें वापस से क्या कि मेडिटेरियन सी सुएज नहर के बारे में बात कर रहा है कि भूमध्य सागर सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए कि इंडिया आने का जो मैप का रास्ता था तो वो था क्या। तो इंडिया आने का जो मैप में रास्ता था वो ऐसे यूरोपियन चलते थे और ऐसे होके ऐसे इंडिया पहुंचते थे। फिर बाद में यहाँ पर एक छोटा सा दिखा कि एक रास्ता है जिसको कि सुएज बोला गया, सुएज नहर का निर्माण हुआ बेसिकली। तो लोग ऐसे अंदर से ऐसे होते हुए फिर इंडिया पहुंच जाते थे। क्लियर, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप देखिए सुएज नहर है कहाँ, थोड़ा सा मैप में दिखाऊं क्योंकि काफ़ी जूम करने के बाद दिखेगा, जो इस मैप में नहीं दिखेगा आपको। मैं एक रास्ता बस बता दे रहा हूँ। पहले तो मेडिटेरियन सी आप देख लो कि मेडिटेरियन सी कहाँ है। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा तो आपको ये नज़र आएगा मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोले। यहाँ पर कहीं बहुत पतला सा सुएज नहर है जिसको वर्ल्ड मैप में नहीं दिखाया गया क्योंकि इसका अपना स्केलिंग होता है। और अब बात करें कि सुएज नहर जोड़ता किसको किसको है, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लीजिए, थोड़ा और जूम कर लीजिए तो शायद आपको दिखे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये रेड सी लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो। और ये आपका भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, और यहाँ बीच में क्या होता है आपका सुएज नहर है। मतलब सीधा सीधा सुएज नहर जो है ये देखिए, ये एशिया है सऊदी अरेबिया, और ये आपका इजिप्ट है जिसको कि हम क्या कहते हैं, मिस्र कहते हैं। ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका और यहाँ पर एशिया को बीच में ये डिवाइड करता है कौन, सुएज नहर। सुएज नहर से कोई बोट होता हुआ आएगा और फटाक से जो है इंडिया यानी कि एशिया की ओर मूव कर जाएगा बहुत ईजिली, है ना। ऐसे आया, ऐसे घुस के और ऐसे इंडिया पहुंच गया, तो काफ़ी डिस्टेंस बचता है। तो याद रखिएगा सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की।
तो आई होप सो अब आप इसका आंसर जान रहे होंगे। इसका आंसर क्या है? रेड सी है, लाल सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ऑप्शंस क्या क्या है आपका? गंडक, कोसी, कोसी लिखा होगा यहाँ पे, किसी लिखा हुआ, महानदी और कृष्णा। तो आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, कृष्णा नदी पे बना हुआ है कौन सा? नागार्जुन सागर परियोजना। और जब बात कर लें कि कृष्णा नदी है कहाँ, तो याद रखिएगा कृष्णा नदी पे ये जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये है कहाँ? ये तेलंगाना में है। ठीक है, कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मयूराक्षी परियोजना किस से संबंधित है? तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मयूराक्षी जो है एक रिवर है, और रिवर पे बना हुआ जो एक परियोजना है जिसको कि मयूराक्षी परियोजना कहा गया है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मयूराक्षी रिवर है कहाँ? जिस जगह पे होगा वहीं होगा। तो मयूराक्षी रिवर जो है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित होगी? पश्चिम बंगाल से संबंधित होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है, यानी इक्वेटोरियल जो है आपका फॉरेस्ट है उससे संबंधित नहीं है, वो कौन कौन सा जो प्लांट का नाम दिया हुआ है ऑप्शन में? महोगनी है, रोजवुड है, अकेसिया है और आयरन वुड है। ऑप्शंस में क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? वैसा जो विषुवतीय वन से संबंधित नहीं है उसका नाम है आपका अकेसिया। क्लियर। बाकी जो है महोगनी, रोजवुड और आयरनवुड जो है वो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है, कैश क्रॉप उगाई जाती है, वैसे बागान को क्या कहते हैं? है ना, निर्वाह खेती, झूम खेती, किचन गार्डन, रोपन गार्डन। तो देखिए सबसे पहले निर्वाह और झूम, किचन, ये तीनों नहीं होगा। आंसर क्या होगा? रोपन गार्डन कहा जाता है। जो कैश क्रॉप के लिए जो उगाई जाने वाली ज़मीन है उसको रोपन गार्डन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है? मतलब दोनों में टॉप में है, उत्पादन भी टॉप भी है और उपभोक्ता भी टॉप में है। ऑप्शंस क्या क्या है? गेहूं, मक्का, दलहन, बाजार। आंसर क्या होगा? मक्का। दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का का प्रोडक्शन, साथ साथ मक्का का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? अभी इंडिया में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? और टाइम टू टाइम ये क्वेश्चन देखिए फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है। फिलहाल बात करें अगले क्वेश्चन की, दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो पहला जो है वो चाइना है, हालांकि हो सकता है कुछ दिन बाद के डेटा के अनुसार पहला हम लोग हो जाए। सेकंड जो है वो कौन है? इंडिया है। और तीसरा कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम है, सॉरी यूएसए है। ठीक है, क्या है? यूएसए है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूएसए, संयुक्त अरब अमेरिका, दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीएसओ का मुख्य कार्य क्या है? सीएसओ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? पैसे की आपूर्ति का निर्धारण। गलत बात है। मूल्य निर्धारण, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, ये हो सकता है। रोजगार के बारे में विस्तार से आंकड़े का संग्रह नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का काम है राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह करना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? पूंजी खाते की परिवर्तनीयशीलता का मतलब कन्वर्टिबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। कौन सा समिति बना था? राज्य समिति, रंगराज समिति, मुखर्जी समिति, तारापुर समिति। आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर समिति बनी हुई थी पूंजी खाते की कन्वर्टिबिलिटी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? उत्तर मध्य रेलवे में देखिए कौन कौन सा है, पहले जान लीजिए। जैसे झांसी होगा, ठीक है, इलाहाबाद होगा और आगरा होगा। ये तीनों का तीनों क्या है? उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। कोटा जो मंडल है ये उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं, ये क्या है? पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा है। क्या बोलेंगे इसको हम? पश्चिम मध्य रेलवे का हिस्सा क्या है? कोटा है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, मतलब उस आइलैंड के बारे में बोल रहा है जहाँ पर चार्ल्स डार्विन ने इस पर जो है जो जैव आपका विकास है उस पर कुछ रिसर्च किया था। वो आइलैंड कौन सा है? आइलैंड है हेवलॉक, माजुली, गालापेगोस द्वीप और मुनरो द्वीप। तो देखिए ये आपने माजुली द्वीप तो सुना होगा। ये माजुली द्वीप क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप है जो नदी के चारों ओर घिरा हुआ है, ये असम में है। ठीक है, अब बात कर लें कौन सा ये आइलैंड था जिस पे चार्ल्स डार्विन ने ये रिसर्च किया था। वो नाम है आपका गालापेगोस द्वीप। ठीक है, गालापेगोस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचेस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? 15 मई, 18 दिसंबर, 15 मार्च और 20 अक्टूबर। आंसर क्या होगा? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा होती है? देखिए, जो महाराष्ट्र में पोला त्यौहार है वही कर्नाटक में कंबाला हो जाता है, ठीक है। और कंबाला में क्या होती है? बैलों की दौड़ होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो पोला त्यौहार जो होता है उसमें बैल, यानी पूछ रहा है किस जानवर की पूजा की जाती है, तो बैल की पूजा की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी लार्वा अचानक से जो है वयस्क बन जाता है, उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, कायांतरण कहते हैं, दोनों कहते हैं, कोई नहीं कहते हैं, यानी इनमें से मतलब पहला दोनों में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है ना, तो लार्वा का उग्र परिवर्तन कहते हैं कायांतरण। नेक्स्ट है, प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है? ऑप्शन है राइबोसोम में, कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ईआर जिसको कहते हैं हम लोग। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा राइबोसोम में जो होता है वो क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड्डी और पेशी को जोड़ता है, तो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है कोई और, हड्डी और मसल्स को कोई और जोड़ता है। ऑप्शंस में क्या क्या है? उपास्थि है, लिगामेंट है, कंडरा है और अंतर्ग्रथन है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हड्डी और पेशी को जोड़ता है कौन? कंदरा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? मानव पित्त यानी कि बाइल जो एक पीले हरे रंग का तरल होता है, इसकी प्रकृति है, यानी जो बाइल जूस सेक्रेट होता है हमारे लिवर में, उसका नेचर कैसा है? एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, या इनमें से कोई नहीं है? तो याद रखिएगा, बाइल जूस का जो नेचर है वो क्या होता है? बेसिक होता है, क्षारीय होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, हैनीमैन, हार्वे, चरक और वैक्समैन। आंसर क्या होगा? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की व्याख्या की थी कि ब्लड का रोटेशन कैसे कैसे कहाँ होता है। जब बात करेंगे हैनीमैन का, तो याद रखिएगा होम्योपैथी का जो उदय है वो हैनीमैन की वजह से हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां कितनी होती हैं? मतलब पूरे खोपड़ी में अगर बात करें तो कान वाली हड्डियों को छोड़ दें, 3 जोड़ों को, तो टोटल हड्डी कितनी होगी? तो 14 और 8 22 होती है। ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको 22। मानव खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होंगी? 22 हड्डियां होंगी अगर कान वाले हड्डियों को छोड़ दिया जाए तो। क्लियर। चलते अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है, आई होप सो आप लोग को आता होगा। ऑप्शन में है थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, आपातकाल जो हार्मोन है वो है एड्रेलिन। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एड्रेलिन को आपातकाल का हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये क्विक डिसीजन देने में हमारा हेल्प करता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ये एक तरह का वैक्सीनेशन प्रोसेस है जिसमें जो है आपका 3 बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन होता है। इसमें पूछ रहा है कौन सी 3 बीमारियां हैं? तो ऑप्शन में देखेंगे 6 यानी कि टीबी, काली खांसी और हैजा नहीं, काली खांसी, टेटनस, चेचक ये भी नहीं, काली खांसी, डिप्थीरिया और चेचक ये भी नहीं। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, काली खांसी, टेटनस होता है और डिप्थीरिया होता है और काली खांसी होता है। ये है आपका क्या है? ट्रिपल एंटीजन होता है इन 3 बीमारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, आई होप सो आप सबको पता होगा। ऑप्शन में देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड और मिथाइल आइसोसाइनेट। आंसर क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट, है ना। इस पर रिसेंटली आपका एक वेब सीरीज़ भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? ऑप्शंस में देखिए, मीटर है, किलोग्राम है, केल्विन भी है, क्यूबिक मीटर मौलिक इकाई नहीं है, ठीक है। क्यूबिक मीटर वो हो गया, क्यूबिक मीटर क्यू आप कह लीजिए, आयतन मेजर करने में ये काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सा है? तो देखिए, सदिश राशि जब वेग कहेंगे, द्रव्यमान गुना वेग, तो वेग और चाल में बेसिकली डिफरेंस ही यही है। चाल क्या है आपका? एक अदिश राशि है और वेग क्या है? एक सदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
निम्नलिखित में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? जड़त्व का मतलब सिंपल समझिए, mg के बारे में बात कर रहा है, जिसका भार अधिक होगा जड़त्व उसका ज़्यादा होगा, है ना। ऑप्शन में देखेंगे एक बॉल का, साइकिल का, ट्रक का, रेलगाड़ी का, तो आंसर क्या होगा? एक रेलगाड़ी का। याद रखिएगा, धक्का मारने पर अगर कोई सामान जितना कम हिलेगा समझिए उसका जड़त्व उतना ज़्यादा होगा, और इसलिए हम उसको कहते हैं कि mg पर डिपेंड करता है, भार पर डिपेंड करता है। तो रेलगाड़ी का जड़त्व क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित हो और वो 10 मीटर विस्थापित हो तो कार्य कितना होगा? तो W = फॉर्मूला ही है Fs, बल गुना विस्थापन। तो बल हो गया 60 न्यूटन, विस्थापन हो गया 10 मीटर, गुना करेंगे तो क्या आएगा? 600, और कार्य का इकाई क्या है? जूल है। तो देखिए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, 600 जूल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई देता है, गलत बात है। यह सुंदर दिखती है, गलत बात। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वेवलेंथ याद रखिएगा, लाल का सबसे ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ दूर से लॉन्ग डिस्टेंस से भी रेड कलर हम लोग को दिख जाता है, इसलिए खतरे की घंटी के लिए लाल सिग्नल का यूज़ किया जाता है, ताकि दूर से लोग देख कर ये समझ जाएँ कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट किस, क्वथनांक का मतलब हो गया बॉइलिंग पॉइंट, जनरली 100 डिग्री सेल्सियस होता है आपका, 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। और फ़ारेनहाइट में आपसे पूछ रहा है तो फ़ारेनहाइट के लिए आपका ऑप्शंस में देख लेते हैं, 100 है, 150 है, 212 है, 244 है। आंसर क्या होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है आपका, क्या होता है? जल का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा आप एक बार देख लेंगे। फार्मूला इसका क्या है? डिग्री सेल्सियस = F-32/5/9 ऐसा कुछ होता है। तो 100 से ये आ गया 900, ठीक है, 900/5 आ गया क्या? हाँ ठीक है, 900/5 आ गया 180, और 180 में ये 32 ऐड कर लेंगे तो 180, और प्लस 32 ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या? 212। वेरी गुड, ये आपका आंसर सही होगा। मैं थोड़ा सा फार्मूला में कन्फ्यूजन में था तो इसलिए थोड़ा सा रुका, सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, शायद फार्मूला सही हो मेरा। नेक्स्ट है, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वर्णपट्टी। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा आपको, विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, परिक्षेपण नहीं, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, परावर्तन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। विद्युत धारा का मान नियत रहता है, गलत बात है। सिर्फ धारा की दिशा बदलती है, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो आपका अल्टरनेटिव करंट है उसमें डायरेक्शन के साथ साथ उसका वैल्यू भी चेंज होता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्सर होता है, तो याद रखिएगा पल्सर क्या होता है? तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन का तारा होता है। ऑप्शन में देखेंगे क्या है? ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन का क्या होता है? तारा होता है, जिसको हम पल्सर कहते हैं, मतलब तेजी से घूमता है। ठीक है, इसी वजह से जो गाड़ी का नाम पल्सर रखाया गया है, बाइक का। ठीक है, उसी नेम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? ऑप्शन में देखेंगे कैथोड किरण ट्यूब होता कहाँ है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बिल्कुल नहीं, लेंस का यूज़ होता है। रेडियोग्राफी में नहीं, वांडेग्राफ चरित्र में, और टेलीविज़न सेट में। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। टेलीविज़न सेट में जो होता है कैथोड रे ट्यूब होता है, CR ट्यूब कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? देखिए, सबसे पहले तो ये बताया गया था कि नाभिक है और बाहर में इलेक्ट्रॉन क्या है? घूम रहा है। ठीक है, ऐसे घूम रहा है। तो दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि जब वो घूमेगा तो कुछ एनर्जी लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा तो धीरे 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 वो अपने नाभिक के करीब आते आते नाभिक में गिर जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर उठ के ये बताया गया है कि नाभिक के बाहर डिफरेंट सेल बना हुआ है, और ये सेल जो है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी एनर्जी कम नहीं होती है। ठीक है, इसकी एनर्जी कम नहीं होती। ये किसने बताया? क्योंकि जैसे एनर्जी कम होगा तो क्या होगा? नाभिक में गिर जाएगा, तो कम नहीं होगी। ऑप्शन में देख लेते हैं, जे थॉमसन, चैडविक, रॉन्चन और बोर। याद रखिएगा, नील्स बोर कहते हैं इनको। BOHR होता है इसलिए बोहर लिखा हुआ है, लेकिन बोर कहते हैं, एच साइलेंट हो जाता है। नील्स बोर वो वैज्ञानिक है जिन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बिना ऊर्जा खोए जो है वो घूमता रहता है,
अपने अपने सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को बताता है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा, साइज क्या होगा, सेल का बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल का साइज क्या होगा, घटेगा। ये ध्यान में रखिएगा, ऊपर से नीचे आने पे बढ़ेगा, किसी भी पीरियोडिक टेबल की बात मैं कर रहा हूँ, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, घटेगा। कभी हम पीरियोडिक टेबल को भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जो लिथियम सोडियम और पोटेशियम है ये बढ़ेगा, क्योंकि लिथियम जो होता है वो आपका 3rd नंबर पे है, सोडियम आपका 11 नंबर पे है और पोटेशियम आपका 19 नंबर पे है। 8-8 का गैप है, मतलब एक सीरीज ही बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है, नीचे की ओर आ रहे हैं, एक ही रॉ में एक ही कॉलम में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो याद रखिएगा सेल का साइज बढ़ेगा, तो आंसर नंबर ए आपका क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सभी अम्लों का साझा तत्व है, मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो सारे एसिडिक से साथ रिएक्शन कर लेता है। ऑप्शंस में देखेंगे आपका नाइट्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो सारे एसिड के साथ रिएक्शन में आराम से पार्ट ले लेता है, इसलिए साझेदार कहते हैं उसको। नेक्स्ट है, सोने और मॉलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है। प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, शून्य क्रम और तृतीय क्रम। आंसर क्या होगा, शून्य क्रम होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस होता नहीं है दोनों के बीच में रिलेशन में, सिर्फ वो बीच में बैठा रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्या देगा, यानी कि ग्लूकोज को जब नेचर में लाएंगे तो क्या आउटपुट क्या देगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ऊष्माशोषी होगा, दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होगा वो बेसिकली क्या है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब कि हीट क्या होगा, बाहर आएगा। ठीक है, ऊष्माक्षेपी का मतलब यही होता है। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नए प्रकार का निर्माण, बिल्कुल सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सभी सही होगा। केमिकल रिएक्शन में कई सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, और उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहलाती है। याद रखिएगा पेंटिनसन्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि लेड और सिल्वर यानी कि चांदी और शीशे को हटाने की प्रक्रिया बताई थी। तो ऑप्शन में मिश्र धातु में चांदी के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा, प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पेंटिनसन्स प्रक्रिया कहते हैं। क्लियर, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 63, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। आई होप सो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ऑप्शन नंबर 1 कोयला, बॉक्साइट, यूरेनियम, कॉपर। तो आंसर क्या होगा, यूरेनियम का यूज़ करते हैं हम लोग परमाणु ऊर्जा पैदा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा ल्यूकेमिया बोलते किसको, एक बीमारी है जिसको कि हम रक्त कैंसर कहते हैं। तो ये किससे रिलेटेड होगा, ये रक्त से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। तो याद रखिएगा सुपरसोनिक विमान में क्या है आपका, सुपरसोनिक बोला ही गया जिसमें की क्षमता 9 मैक के आसपास है। मैक किसको कहते हैं, जब हम निर्वात में ध्वनि की गति से जब हम वायुमंडल में ध्वनि की गति से कंपेयर करते किसी के स्पीड को, तो उसके रेशियो को 1 को हम लोग 1 मैक कहते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे मैक की क्षमता बढ़ती जाएगी, ध्वनि का जो है वो जो इंटेंसिटी है वो भी बढ़ता चला जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि सुपरसोनिक विमान जो होता है वो किसको नुकसान पहुंचाता है, किस मंडल को, आयन मंडल को, बाह्य मंडल को, क्षोभ मंडल को, ओजोन मंडल को। आंसर क्या होगा, आंसर है आपका ओजोन मंडल को लॉस पहुंचाता है कौन, सुपरसोनिक विमान। यानी विमान का मतलब उसका साउंड जो जनरेट होता है उसके स्पीड की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा क्या होता है, हर चरण में ऊर्जा 1/10 1/10 1/10 होता जाता है, घटता चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा होगा, हर चरण में घटता जाता है, इसीलिए उसका जो है 2 या 3 4 स्टेप में ही जाकर ख़त्म हो जाता है खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की आर्थिक समृद्धि के विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि किसके विकास पर आधारित है। तो बिहार में जनरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उद्योग और आईटी सेक्टर नहीं है। बिहार में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर क्या है, कृषि है। तो याद रखिएगा बिहार में आर्थिक समृद्धि कृषि के विकास पर आधारित होती है। नेक्स्ट है, बिहार की अधिकांश भाग आच्छादित हैं, यानी कि किस मिट्टी से आच्छादित हैं। तो देखिए
आपका जो बिहार में जो लैंड एरिया है वो आपको पता होगा, बिहार में कई सारी नदी है, गंगा भी आई हुई है, तो गंगा जो है वो बेसिकली जलोढ़ मिट्टी है। तो ऑप्शन में देखेंगे कहीं भी जलोढ़ मिट्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, पर्वतीय मिट्टी है, लेटेराइट है, कछारी मिट्टी है और काली मिट्टी है। आंसर क्या होगा? कछारी मिट्टी है। इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, या जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम कछारी मिट्टी है या काप मिट्टी है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हाल ही में किस राज्य ने नमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है? ठीक है, नमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है, कौन सा सरकार? ऑप्शन में देख लेते हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, हिमाचल है। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार ने ये नेमो सेतकरी महासम्मान योजना शुरू किया है। ये एक वित्तीय योजना है, ठीक है, जिसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6,000 का भुगतान दिया जाएगा, जो अभी बिहार में दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे रही है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? तो शहीदों के नाम पे ट्रेनों का इंजन कौन सा है? उत्तर रेलवे 2 बार दे दिया है, मध्य रेलवे और दक्षिण रेलवे। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका उत्तर रेलवे। तो आइदर आप ए मारिए या सी मारिए, ठीक है। उत्तर रेलवे के जोन में जो है शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए डीजल इंजन के नाम शहीदों के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पास किया है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन तो सामने ही है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान यानी कि लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, वो किस राज्य में है? ऑप्शन क्या क्या है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो याद रखिएगा भारतीय भाषा संस्थान कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 है, गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? मतलब आर को गोली मार दीजिए। आर इसलिए बोल रहा है क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा जी का मान भी घटता जाएगा, और आर कम करते जाएंगे तो जी का मान भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आर जब 0 कर देंगे तो जी भी 0 हो जाएगा। तो याद रखिएगा, आपसे पूछ रहा है कि जी का मान कहाँ कम होगा। ऑप्शंस पे हैं भूमध्य रेखा, ध्रुव, मकर और कर्क रेखा। तो आप देखेंगे जो भूमध्य रेखा है हम लोग का, भूमि को जो मध्य भाग में काट रहा है, तो भूमध्य रेखा में जो आपका रेडियस है वो ज़्यादा होता है, और ध्रुवों पर रेडियस का डिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। तो रेडियस जैसे जैसे बढ़ेगा जी का मान घटता जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भूमध्य रेखा इसका आंसर होगा, जहाँ जी का वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ? ये भी क्वेश्चन जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको रिपीटेशन पता होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1929। ऑप्शन क्या है? सती प्रथा का प्रतिषेध, व्यक्तिगत सिद्धांत, ये देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में बात कर रहा है, जो गलत है, डलहौजी है। विधवा विवाह भी नहीं है। मॉरले मिंटो सुधार, ये मॉरले मिंटो सुधार है आपका 1909 में, ठीक है, ये भी नहीं है। तो 1829 में क्या था? ऑप्शन नंबर ए आप सभी को पता होगा, सती प्रथा का विरोध किया था इन्होंने, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कप खिताब जीता? तो आंसर क्या क्या है? केन विलियमसन, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट। वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा? विराट कोहली ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता। सॉरी, 2019 वर्ल्ड कप की बात कर रहा है, तो 2019 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो ये आंसर क्या होगा? केन विलियमसन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केन विलियमसन। और बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, जैसे मैं मिस कर गया। 2023 की बात करेंगे तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको मिला था? विराट कोहली। 2019 के हिसाब से केन विलियमसन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो आई होप सो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड भी है, आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है। पहला जो आपका परमाणु परीक्षण हुआ था वो स्माइलिंग बुद्धा था, और दूसरा क्या था? दूसरा जो है वो था शक्ति, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? यानी सीधा सीधा आपसे कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, है ना। इतना लैंग्वेज बेकार का दिया हुआ है समझने के लिए। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ है। कब हुआ है? 1923 में। क्यों हुआ है? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के बाद जो है वो आपका
असहयोग आंदोलन गांधी जी बंद कर दिए थे, जिससे कि नाराज होकर मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक अलग पार्टी बनाई जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी था, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ है, 1923 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में बात करेंगे 1756, 1761, 1576 और 1764। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई लड़ी गई थी। अच्छा, किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। मराठा की ओर से सदाशिव राव थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत है कहाँ? तो याद रखिएगा, पानीपत अभी वर्तमान में हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? ये बात कर रहा है 1987 की। और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में एक आंसर भी छुपा है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 1987 में, ये ध्यान रखें। अब आपसे पूछ रहा है ये कौन सा नंबर का संविधान संशोधन था? तो ऑप्शन में है 56, 55, 52, 57। आंसर क्या होगा? 56। 56वां संविधान संशोधन 1987 को जो है गोवा संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दमन दीव को क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? देखिए 2020 बोल रहा है, 2023 नहीं बोल रहा है, ध्यान रखना है। 2020 में जो है वो वैश्विक जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 94 था। और देखिए अब हम बात कर रहे हैं 2023 की। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सरकार का जो है आप कंप्लीट आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए, है ना। ये नहीं कि यही सरकार 100% सही है, सरकार को गोली मार दीजिए, डेटा पे काम करते हैं सीधे सीधा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की स्थिति और बुरी होती जा रही है। ऑप्शन नंबर सी 111 है। 2020 की बात कर रहा है, 94 है। चलते हैं आगे, फिलहाल पॉलिटिकल टॉपिक को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस में है आपका 8 सितंबर, 14 सितंबर, 29 सितंबर, 27 सितंबर। आंसर क्या होगा? 8 सितंबर को जो है वो आपका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कब? 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस देश को योगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? उत्तर कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका उत्तर कोरिया, यानी कि नॉर्थ कोरिया को योगियों का देश यानी हर्मिट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। अभी हम लोग एक 2 सेट पहले पढ़े थे, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के रूप में, देखिए जब बात करते हैं पृथ्वी दिवस के रूप में हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। पेरिस समझौता कब हुआ है जिसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया है? ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पेरिस सम्मेलन आपका 2016, 22 अप्रैल 2016, क्योंकि आपको पता होगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था कब? 22 अप्रैल 2016 को। कहाँ हुआ है समझौता? पेरिस समझौता हुआ है पृथ्वी दिवस के दिन, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, आपसे पूछ रहा है, लास्ट में देखना है। ऑप्शन में क्या क्या होगा? दिबांग नदी है, तिस्ता नदी है, तमसा नदी है, सुबनसिरा नदी है। आंसर क्या होगा? आंसर में हम लोग देखेंगे दिबांग नदी है, तिस्ता भी है और सुबनसिरा भी है। तमसा नदी जो है ये क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आंसर क्या होगा? तमसा नदी, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? ऑप्शंस में देख लीजिए, पार्लियामेंट, द नेशन डाइट, स्टार्टिंग गेट और फार्केटिंग। तो आंसर क्या होगा? डेनमार्क की संसद का नाम है फॉकेटिंग, ठीक है। फॉकेटिंग कहते हैं आप, आर होता है, आर साइलेंट होता है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है? याद रखिएगा, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। है कहाँ? यूरोप में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है 2024, ऑप्शन में देखिए टोक्यो, लंदन, पेरिस और रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राज़ील की बात कर रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाली है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त पूर्ण एक वर्ग मिल जाए तो x का मान क्या होगा। तो जब देखिए, जब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है गुना करना है स्क्वायर बनाने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 588 का आपको क्या करना है, बाइफर्केशन कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कर लीजिए। ठीक है, तो 588 को 2 से कर लीजिए तो क्या आ गया, 29 4 आ गया। फिर 2 से कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 147 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा। जब मैंने इसको देखा 147, तो 147 क्या है, 49 गुना 3 है। तो ये बेसिकली 49 गुना 3 गुना 4 वाला डेटा है, ये वाला डेटा जो है। तो ये 4 जो है कंप्लीट स्क्वायर बना लेगा, 49 भी कंप्लीट स्क्वायर बना लेगा, ये 3 आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनाएगा। इसके लिए इस नंबर को वापस से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये परफेक्ट आपका क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। तो आंसर क्या है, 86 का आंसर क्या होगा, 3 होगा। तो आई होप सो आपको इस सेट में मज़ा आ रहा हो। ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।